वेट लॉस करने का अभी भी एक ही तरीका है, एक 70% गुड डाइट, 30% गुड एक्सरसाइज एंड एडिटिव इफ़ नीडेड इन द फॉर्म ऑफ GLP और GLP एगोनिस्ट। ये मेडिसिन का आपने नाम लिया ओजेम्पिक, मुंजारो, ये GLP एगोनिस्ट हैं। ये बॉडी में 5 से 7 दिन तक रहती हैं और आपकी एपेटाइट का कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। जैसे लोगों की भूख पहले 3 रोटी थी, वो 2 रोटी पे सीमित हो जाती है। खाने के बाद मीठे का मन करना, रात में क्रेविंग्स हो जाना, तो ये आपकी डाइट को कंट्रोल करने के लिए एक हेल्प है। ये मेडिसिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिनको वेट की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। अब वेट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन में टॉप पे आएगा डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, फैटी लिवर, PCOS, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें पेशेंट्स को रात में खराटे आते हैं और दिन में पेशेंट्स को स्लीपीनेस रहता है। तो अगर पेशेंट को वेट की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स, एक या एक से ज़्यादा ये वाली प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उन कंडीशन में ये फर्स्ट लाइन इंडिकेटेड है, जिनका BMI मोर देन 27 है। और जिन पेशेंट्स में ये कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है वेट रिलेटेड, उन्हें BMI मोर देन 30 पे इंडिकेटेड है। तो ये हर ओवरवेट या ओबीस पेशेंट में इंडिकेटेड नहीं है। ये जो कट ऑफ्स हैं ये वेस्टर्न पॉपुलेशन के ऊपर है। तो हमारे पॉपुलेशन पे सारा डाटा एग्जैक्टली ट्रांसलेट नहीं करता, बट इन लैक ऑफ एविडेंस अभी हम यही कट ऑफ्स यूज़ कर रहे हैं। कभी भी जो पेशेंट वेट लॉस कर रहा होता है तो एक कंपोनेंट मसल भी लॉस होता है। अच्छा। तो जो लोग पेशेंट प्रोटीन इंटेक पुअर रखते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनमें अप टू 40% जो वेट लॉस हो रहा है वो मसल भी हो सकता है। तो 10 में से 4 किलो मसल जाएगा। और दुखद बात यह है कि जब वो रीगेन करेंगे तो वो सारा फैट बनेगा। मसल वापस नहीं आता है। एक बार मसल लॉस होता है, वो रीगेन नहीं होगा, तो वो बॉडी में वीकनेस, बॉडी में टोन कम होना, फ्लैबी बॉडी आ जाना, स्किन फोल्ड्स आ जाना, तो ये सब कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट हो सकता है पेशेंट्स में, जो विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट प्रॉपर डाइट एंड लाइफस्टाइल के ले रहे हैं। तो लेडीज़ प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, उनमें ये मेडिसिन सेफ़ नहीं है, इसका प्रेगनेंसी में कोई डाटा नहीं है। अगर आपने मेडिसिन लेते हुए कंसीव कर लिया तो आपको अबॉर्शन का ही एडवाइस रहेगा। और जो मैरिड वीमेन ले रही हैं उनको कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस रहता है इन मेडिकेशन पे। आप इस मेडिकेशन पे कंसीव नहीं कर सकते। ओजेम्पिक फेस, ये इंटरनेट का बज़वर्ड है, एक्चुअल मेडिकल फिनोमेना? फैक्ट। क्या ओजेम्पिक एडिक्शन क्रिएट करता है? अगर किसी ने एक बार शुरू कर दिया तो क्या लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा? पार्शली टू। आजकल जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो लोगों की वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नीज़ देखते हैं। उनमें से कई जेन्युइन होते हैं क्योंकि बहुत लोग अपने वेट लॉस की जर्नी को डॉक्यूमेंट करते हैं। कोई वेट उठाता है, कोई योगा कर रहा होता है, बट कई लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में आई एम श्योर आपने भी सोचा होगा कि अभी 2 महीने पहले तो इसका वज़न बहुत ज़्यादा था, अचानक से 2 महीने बाद इंस्टाग्राम खोला तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की फ़ोटो कहाँ से आई। लोग सोचते रह जाते हैं कि आखिर इसके पीछे सीक्रेट क्या है। कई लोग ओपनली एक्सेप्ट भी करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, और ख़ासकर इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर हॉलीवुड में, जो ओजेम्पिक और ओजेम्पिक मुंजारो का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम श्योर आई एम नॉट द फर्स्ट वन जो आपको इसके बारे में बता रहा होगा। आपने ऑलरेडी काफ़ी स्टोरीज़ देखी होंगी। आप ये सोचते होंगे कि आखिर ये सीक्रेट ड्रग है क्या। तो इसी सोच के साथ मैंने एक डॉक्टर को इनवाइट किया। तो आई एम वेरी डिलाइटेड टू हैव विद मी डॉक्टर पवन गोयल। ही इज़ अ सीनियर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट विद मैक्स शालीमार बाग एंड ही ऑल्सो हैज़ हिज ओन क्लिनिक। डॉक्टर गोयल, वेलकम टू सवाल दैट मैटर्स। थैंक यू दीक्षा, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले ओजेम्पिक और मुंजारो के बारे में बताना चाहूँगा कि एक GLP-1 एगोनिस्ट मेडिसिन होती हैं। तो ये काम कैसे करती हैं, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि वेट गेन क्यों होता है, ओबेसिटी हमारे सोसाइटी में प्रेवलेंट क्यों है। जब भी हम खाना खाते हैं तो पेट से 2 हार्मोन निकलते हैं, उनका नाम है GLP और GIP। ये हार्मोन आपके पेट को स्लो करते हैं, एक फुलनेस की सेंसेशन लाते हैं और आपके दिमाग को सिग्नल करते हैं कि अब पेट फुल हो चुका है, आपको आगे क्रेविंग्स कम आती हैं। ये बॉडी में 2 से 3 घंटे के लिए बनते हैं खाने के बाद, तो आपको 2 से 3 घंटे आपको पेट फुल रहता है, आपको फुलनेस की सेंसेशन आती है, सैटिस्फैक्शन आता है। बट जिन लोगों में वेट गेन चालू हो जाता है तो ये हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, उसका एक्शन कम हो जाता है, और ये मेडिसिन इसी पे काम करती हैं। जो ये मेडिसिन का आपने नाम लिया ओजेम्पिक, मुंजारो, ये GLP एगोनिस्ट हैं। ये बॉडी में 5 से 7 दिन तक रहती हैं और आपकी एपेटाइट का कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। जैसे लोगों की भूख पहले 3 रोटी थी, वो 2 रोटी पे सीमित हो जाती है। खाने के बाद मीठे का मन करना, रात में क्रेविंग्स हो जाना, तो ये आपकी डाइट को कंट्रोल करने के लिए एक हेल्प है, एक कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कोई वेट लॉस मेडिकेशन नहीं है।
ये सिर्फ एक एपिटाइट कंट्रोल करने के लिए एडजंक्ट और एडिटिव टूल है, इन एडिशन टू अ गुड डाइट एंड एक्सरसाइज। वेट लॉस करने का अभी भी एक ही तरीका है, एक 70% गुड डाइट, 30% गुड एक्सरसाइज एंड एडिटिव इफ़ नीडेड इन द फॉर्म ऑफ GLP और GLP एगोनिस्ट। आपने जैसे समझाया मैं बहुत अच्छे से कि ओज़ेम्पिक एक्चुअली करता क्या है, तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि जो ओज़ेम्पिक को बनाया गया था ओरिजिनली, वो डायबिटीज़ और शुगर कंट्रोल करने के लिए था। तो लोग इसको अब वेट लॉस ड्रग की तरह देखने लग गए हैं, क्या ये सही है? आपने बिल्कुल सही कहा, ये सीमाग्लूटाइड मेडिसिन है। ये सबसे पहले इसका जो रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल हुआ था, ये डायबिटीज़ पेशेंट्स में किया गया था। उसमें पाया गया था कि इसमें HbA1c 1.5% तक कम होता है और उसके दौरान पेशेंट्स का वेट भी कम हुआ है। तो तब इसको डायबिटीज़ की मेडिसिन के फॉर्म में अप्रूवल मिला। सब्सिक्वेंटली हायर डोजेज पे यूज़ करने पे अच्छा वेट लॉस भी ऑब्टेन हुआ। इस मेडिसिन से, ओजेम्पिक मेडिसिन से, अप टू 15% वेट लॉस इन 1 ईयर ऑन अ गुड डाइट एंड एक्सरसाइज पेशेंट्स अचीव कर पाए। ये एक एवरेज फिगर है, रियल फिगर इससे कम और ज़्यादा हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टाइप। और दूसरी जो मेडिसिन है मुंजारो, उससे 1.5 ईयर्स टाइम स्पेन में अराउंड 22% वेट लॉस ऑब्जर्व किया हुआ है क्लिनिकल ट्रायल्स में। पर डॉक्टर जैसे आपने बताया तो ओज़ेम्पिक पहले लोग कह रहे थे हॉलीवुड का सीक्रेट है, लेकिन इंडिया में भी काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं, काफ़ी एक्टर्स हैं जिन्होंने ओज़ेम्पिक को प्रमोट किया। आपको लगता है कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद या मतलब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही रहता है? देखो, इसका आंसर एक हाँ या ना में, ग्रे ब्लैक एंड वाइट नहीं है। हर चीज़ का एक कंटिन्यूम होता है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत ही सब्जेक्टिव है कि ये मेडिसिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिनको वेट की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। अब वेट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में टॉप पे आएगा डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, फैटी लिवर, PCOS, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसमें पेशेंट्स को रात में खराटे आते हैं और दिन में पेशेंट्स को स्लीपीनेस रहता है। तो अगर पेशेंट को वेट की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स, एक या एक से ज़्यादा ये वाली प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उन कंडीशन में ये फर्स्ट लाइन इंडिकेटेड है जिनका BMI मोर देन 27 है। ओके। और जिन पेशेंट्स में ये कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है वेट रिलेटेड, उन्हें BMI मोर देन 30 पे इंडिकेटेड है। तो ये हर ओवरवेट या ओबीस पेशेंट में इंडिकेटेड नहीं है। ये जो कट ऑफ्स हैं ये वेस्टर्न पॉपुलेशन के ऊपर है। तो हमारे पॉपुलेशन पे सारा डाटा एग्जैक्टली ट्रांसलेट नहीं करता, बट इन लैक ऑफ एविडेंस अभी हम यही कट ऑफ्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये सीक्रेट नहीं है, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो ओबेसिटी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे जूझ रहे पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जिनको कॉम्प्लिकेशंस नहीं है उनको थोड़े हायर वेट पे भी हम स्टार्ट करते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशंस आगे डेवलप ना हो। ये आपने जैसे बताया आप लोग रिकमेंड करते हैं, ये कितने दिन से इंडिया में यूज़ होने लग गया है? ये वैसे तो USA में अराउंड 15 ईयर्स से हैं मेडिकेशंस। पहले वर्जन्स के नाम था लिराग्लूटाइड, एक्जेनेटाइड, और अभी जो करंटली सबसे लेटेस्ट जनरेशन मेडिसिन हैं वो है सीमाग्लूटाइड और ओजेम्पिक और टिर्ज़ेपेटाइड और मुंजारो। और अभी रिसेंट में अभी फर्दर अप्रूवल आने वाला है रीटाटूटाइड का। सो ये यूज़ 15 साल से हो रही हैं, इसका काफ़ी अच्छा डाटा है। सबसे जो इनका बड़ा फ़ायदा है इन मेडिसिन का कि ये डायबिटीज़ और ओबेसिटी की पैथोजेनेसिस पे काम करती हैं। ये कोई कैलोरी बर्न नहीं करती एक्स्ट्रा, ये आपको एपेटाइट कम करके डाइट कंट्रोल करने में हेल्प करेंगी। तो जिस चीज़ से 70% आपका वेट मैटर करता है, वेट डिटरमिन होता है, ये उस पर एक्ट करती हैं। सो उस पर डायरेक्टली एक्ट करके आपको डाइट को कंट्रोल करती हैं। ओके। पर जैसे डॉक्टर अगर पेशेंट्स मेडिकल कंसल्टेशन ले रहे हैं, किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जैसे आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे, पर कई लोग ऐसे होते हैं जो इंटरनेट देख के और मेडिसिन लेना चालू कर देते हैं। आई एम श्योर आप उसको तो नहीं डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे। मैं आपका सवाल समझ पा रहा हूँ। ये बेसिकली पूछना चाहते हैं कि हम क्या सब लोग जिनका वेट ज़्यादा है मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इसका आंसर एक स्ट्रिक्ट नो है। आपको समझना पड़ेगा वेट गेन क्यों हो रहा है। अगर आपका डाइट फॉल्टी है, आपके डाइट में कैलोरीज इंटेक ज़्यादा है, आपको एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं, आपको उनके फैक्टर्स पे आप नहीं काम कर रहे हैं, तो इसको मेडिकेशन को लेने पे कुछ समय ही टेम्परेरी रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा। ये एक एयरप्लेन मोड है ओके। आपके ब्रेन के लिए। आपने एयरप्लेन मोड ऑफ किया, आपका एपेटाइट कम हो गया। ओके। जब तक एयरप्लेन मोड ऑन है आपका वेट कंट्रोल आ जाएगा। अच्छा 6 महीने साल लग सकता है, जी। बट जब तक लिया तब तक आपका सिग्नल ऑफ, मैसेजेस ऑफ, ओके। एपेटाइट ऑफ। ओके। बट आपने एयरप्लेन मोड ऑफ किया, सारे आपके भूख के सिग्नल वापस आएंगे। अगर आपने खुद से डाइट के बारे में नहीं पढ़ा हुआ, नहीं समझा हुआ कि मुझे डाइट क्या मेंटेन करनी है, तो बंद करने पे वेट रीगेन भी होगा।
ओके। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट बहुत तेज़ी से वेट लूज़ करें, आपने बताया 10-20 किलो 1 या 2 महीने में, तो ऐसे में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि मसल लॉस हो जाता है पेशेंट्स में। ओके। कभी भी जो पेशेंट वेट लॉस कर रहा होता है तो एक कंपोनेंट मसल भी लॉस होता है। तो अच्छा। जो लोग पेशेंट प्रोटीन इंटेक पुअर रखते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनमें अप टू 40% जो वेट लॉस हो रहा है वो मसल भी हो सकता है। तो 10 में से 4 किलो मसल जाएगा। ओके। और दुखद बात यह है कि जब वो रीगेन करेंगे तो वो सारा फैट बनेगा, ओके। मसल वापस नहीं आता है। ओके। एक बार मसल लॉस होता है, वो रीगेन नहीं होगा, तो वो बॉडी में वीकनेस, बॉडी में टोन कम होना, फ्लैबी बॉडी आ जाना, स्किन फोल्ड्स आ जाना, तो ये सब कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट हो सकता है पेशेंट्स में, जो विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट प्रॉपर डाइट एंड लाइफस्टाइल के ले रहे हैं। ओके। बट जैसे कि हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि स्पेसिफिकली, क्योंकि जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग होंगे, तो स्पेसिफिकली किन लोगों को ये ड्रग बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किन पेशेंट में नुकसान करेगा। तो जो पेशेंट्स में एक रेयर टाइप का थायराइड कैंसर होता है, कि काफ़ी लोगों को ये कंसेप्शन है कि थायराइड पेशेंट्स नहीं ले सकते। तो एक स्पेशल टाइप का थायराइड, मेडुलरी थायराइड कैंसर होता है। उन पेशेंट्स में या किसी की फैमिली में ये चल रहा है, ये कैंसर फैमिलियल होता है, उन पेशेंट्स में ये नहीं दिया जा सकता। एक मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया एक रेयर कंडीशन होता है, उसमें नहीं दिया जा सकता। अच्छा। कुछ माइल्ड रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं कि जिन पेशेंट्स को गॉलस्टोन, पित्त में पथरी है, अच्छा। तो किसी भी वेट लॉस में पित्त की पथरी का साइज़ बढ़ जाता है। तो अच्छा। उनमें आपसे उनसे कंसल्ट करके कि इसका साइज़ बढ़ेगा, या तो आप सर्जरी के बाद इसको ऑप्ट करिए। दूसरा, पेशेंट्स को जिनको पहले पैंक्रेटाइटिस हुआ हुआ है ओके। अल्कोहल की वजह से या किसी ड्रग की वजह से, तो उनमें ये ड्रग से वापस पैंक्रेटाइटिस होने का रिस्क बढ़ जाता है। ओके। और चौथा, सबसे इम्पोर्टेंट, जो लेडीज़ प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, उनमें ये मेडिसिन सेफ़ नहीं है। इसका प्रेगनेंसी में कोई डाटा नहीं है। अगर आपने मेडिसिन लेते हुए कंसीव कर लिया तो आपको अबॉर्शन का ही एडवाइस रहेगा। ओके। और जो मैरिड वीमेन ले रही हैं उनको कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस रहता है इन मेडिकेशन पे। आप इस मेडिकेशन पे कंसीव नहीं कर सकते। ओके। और जैसे कि आपने बताया, एक्चुअली क्योंकि ये इस पे सरकार का भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है, प्राइम मिनिस्टर भी बोलते रहते हैं कि हमें कम ऑयल यूज़ करना चाहिए, हमें कम शुगर खानी चाहिए। इंडिया में जो इतनी ओबेसिटी राइज हुई है पिछले कुछ सालों में, उसका क्या कारण है? आपने एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा कि हमारा इंडियंस का एक स्किनी फिनोटाइप है, कि एक स्टारवेशन हाइपोथेसिस है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमेशा से खाने की अभाव रही है। तो हमारे बॉडी में जो भी खाना होता है उसका स्टोरेज प्रिडोमिनेंटली एक तो फैट में होता है, वो भी एब्डोमेन के आसपास, विज़रल ओबेसिटी में वो फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। और जैसे हमारे देश की आर्थिक स्थिति इम्प्रूव हुई है, तो अब लोगों के पास खाने का एक्सेस ज़्यादा है, बट हमारे खाने की क्वालिटी बहुत पुअर है। क्वांटिटी इंप्रूव हो गई, बट क्वालिटी में अभी भी हम 60-70% कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। जी। हमारे खाने में रोटी और चावल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन सोर्सेज का इस्तेमाल बहुत कम है। सिर्फ 30-40% ही लोग इंडिया में रेगुलरली मीट कंज्यूम करते हैं जी। या हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं। तो उस वजह से हमारा बॉडी में जो भी जो फूड क्वालिटी है उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू कम होता है, कैलोरी काउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से तेज़ी से हमारी जो रूरल एरियाज़ में भी ओबेसिटी राइज हो रही है, जी। और सिटी में एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी एक एडिटिव फैक्टर है जिस वजह से ओबेसिटी राइज हो रही है। साथ में जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं, आपका वर्क स्ट्रेस, आपका डिक्रीज स्लीप, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये वाले फैक्टर्स साथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप अगर हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा समझा पाएँ कि कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे पहचान की जाए, क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? देखिए, प्रिडोमिनेंटली हमारे खाने में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। जी। सिर्फ अगर वेजिटेरियन में देखा जाए तो प्रोटीन इंटेक हमारे पास सोयाबीन है, जी। उसके बाद पनीर है, उसके बाद सम फॉर्म ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, जैसे कि आपका दही और दूध। और नॉनवेज दालें, जो आपका दाल और बाकी जो भी ट्रेडिशनल प्रोटीन फूड जिसे हम प्रमोट करते हैं, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स है जिसमें थोड़ा प्रोटीन प्रेजेंट है। 100 ग्राम ऑफ वेजिटेरियन फूड हैज़ 400 कैलोरीज एंड प्रिडोमिनेटली मोस्ट ऑफ इट इज़ कार्बोहाइड्रेट। ओके। Only dal has around 20-30% protein. ओके। Rest all majority are carbohydrate sources. नॉन वेजिटेरियन में सोर्सेज में थोड़ा पिक्चर बेटर है। तो आपका चिकन, मटन, फिश में डिक्रीजिंग क्वांटिटी में 20, 15 और 10 ग्राम पर 100 ग्राम प्रोटीन है। ये कुछ रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। ओके। कुछ हमारे ज़्यादातर पेशेंट जो इस मेडिकेशन पे होते हैं, उनकी एपेटाइट कम होने की वजह से ये फूड के थ्रू नहीं ले पाते हैं। तो हमें रूटीनली सप्लीमेंट्स भी एडवाइस करने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी एपेटाइट कम हो जाती है, वो ये सब कंज्यूम नहीं कर पाते राइट क्वांटिटीज़ में। ओके। तो डॉक्टर, मैं वापस आना चाहूँगी हमारे
कॉन्वर्सेशन पे जो ओज़ेम्पिक मुंजारो से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा लोगों को डर भी है क्योंकि हम सेल्फ एजुकेटेड लोग हैं और सेल्फ एजुकेशन हमारी गूगल से आती है, चैट जीपीटी से आती है। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आप जब ओज़ेम्पिक कंज्यूम करते हैं तो ओज़ेम्पिक से काफ़ी ज़्यादा आपको उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, जैसे नोजिया है, वॉमिटिंग है। तो आप इसको थोड़ा और हमें समझा सकते हैं कि ये सच है, और अगर है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं? तो क्योंकि ये मेडिसिन पेट पे काम करती है, पेट के हार्मोन्स के थ्रू काम करती है, तो इसके जो प्रिडोमिनेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या फिर पेट से रिलेटेड होते हैं। ओके। तो जब आप ये लेते हैं तो आपको पेट में फुलनेस की सेंसेशन आ सकती है। तो ये आपको जब फर्स्ट डोज में लेते हैं, जब भी डोज बढ़ाई जाती है, तब आपको एक नोजिया, आपको फूड वापस आने की सेंसेशन की खाना मेरा फूड पाइप में ही आ रहा है, वापस आ रहा है, जो एसिड जलन, रिफ्लक्स, एसिडिटी, एसिड हाँ। रिफ्लक्स हो सकता है। और कुछ लोगों को वॉमिटिंग, फर्स्ट डोज पे वॉमिटिंग आ सकती है। कुछ अगर आपने उस दौरान फूड प्रिकॉशंस नहीं रखे, ऑयली, स्पाइसी या फिर हैवी वॉल्यूम, एक बार सेंसेशन ऑफ फुलनेस है उसके बाद भी खाना लिया, तो आपको वॉमिटिंग हो सकती है, लूज स्टूल भी हो सकता है। ओके। तो एवरी मतलब पेट से रिलेटेड सारे इसमें साइड इफ़ेक्ट्स फर्स्ट डोज में नोट हो सकते हैं, बट ज़्यादातर ये ट्रांजिएंट होते हैं। आपके फर्स्ट डोज के बाद ये कम हो जाते हैं और 10 से 20% लोगों में होते हैं। अच्छा। और विद एवरी डोज ये कम होते जाते हैं। यूजुअली सेकंड या थर्ड डोज पे पेशेंट्स एक दिन ही ये चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। उनके लिए हम सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं, तो मोस्टली पेशेंट्स नेक्स्ट टाइम एक्सपीरियंस नहीं करते। सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स में गॉलस्टोन्स का इंक्रीज, साइज इंक्रीज होना, अच्छा। रेयरली पैंक्रेटाइटिस, ये इनके कॉम्प्लिकेशंस हैं। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है कि इससे आइज़ पे इफेक्ट होता है, ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो ये एक पार्शियल इन्फॉर्मेशन है और इस पर अभी भी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। ये एक रेट्रोस्पेक्टिव डेटा है, मतलब आपने रिकॉर्ड्स में से उठा के जो बीमारी 1 in 10 मिलियन हो रही है, 1 in मिलियन हो रही है, आप उसका डाटा कंपेयर कर रहे हैं। बेसिकली हमारे पास उसके लिए फुल डाटा अभी डेटा अवेलेबल नहीं ही है, नहीं जो डेटा है वो इनसफिशिएंट है इसको प्रूव करने के लिए। ओके। और बट डायबिटीज़ पेशेंट्स में बहुत ज़रूरी है कि आइज़ का टेस्ट करने के बाद ही ये मेडिसिन दी जाए। अच्छा। कुछ अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट्स में अगर ये मेडिसिन दी जाती है तो आइज़ में इडीमा, मैकुलर इडीमा की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। ओके। डॉक्टर, ऑल्सो आपने अभी थोड़ी देर पहले यू मेंशन कि ऑयल कंजम्पशन, सो मैंने जैसे पहले थोड़ी देर पहले बताया भी था कि प्राइम मिनिस्टर हैज़ एक्चुअली अर्ज्ड पीपल टू कंज्यूम लेस ऑयल। तो व्हाट इज़ द आइडियल क्वांटिटी of oil, and specifically for Indians because we love ghee and ghee has been said to Yes. be a good source of fat. तो आप घी के बारे में और कोकोनट ऑयल के बारे में अगर कोई मिथ है जो उसको आप बस्ट करना चाहेंगे? देखो, सैचुरेटेड जो अमाउंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द क्वांटिटी इन केस ऑफ फैट्स। सो दिन भर में 2 to 3 टीस्पून से ऊपर आपको टोटल कुकिंग में ऑयल नहीं यूज़ करना है। ओनली 2 to 3 तो टीस्पून, फिर पराठा पूड़ी कैसे बनेगा? एग्जैक्टली। तो अगर आपने वो यूज़ कर लिया है मॉर्निंग में, तो आपको आइडियली पूरे दिन भर में ऑयल का इंटेक नहीं करना है या फिर स्टीम्ड फूड्स ही लेने हैं। तो Okay. दिन भर में 10 to 15 ml ही लेना है, क्योंकि 1 टीस्पून में भी आपका 100 कैलोरीज है। तो अराउंड 200 कैलोरीज आप अगर फैट इससे ऊपर जा रहे हैं तो आपको वेट लॉस में काफ़ी आपको रिस्ट्रिक्शंस आएंगी। हाँ, आप बाकी फूड रिस्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे। और जैसे टेंडेंसी रहती है, कुछ बेल्ट्स हैं जहाँ पे घी का इंटेक ज़्यादा है, वहाँ पे हमें स्ट्रांगली ये पॉइंट बताना पड़ता है। जैसे कि काफ़ी लोग हैं, जैसे आपने भी अभी बताया अपनी कॉन्वर्सेशन में कि वेट लॉस करने का तरीका है फूड, डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइजेज। अब हम ओज़ेम्पिक मुंजारो की भी बात कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में ओज़ेम्पिक मुंजारो कहाँ फिट इन होता है? मतलब अगर कोई, जैसे सपोज़ मैं जिम भी जा रही हूँ, मैं डाइट भी कंट्रोल कर रही हूँ, तो फिर मैं कैसे ओज़ेम्पिक का कंजम्पशन कर सकती हूँ? 2-3 सिनेरियो हैं। आप ओवरवेट, ओबीज हैं और आपको वेट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, आपको फैटी लीवर आ गया है, आपके लिवर एंजाइम्स रेज हो रहे हैं, आपको पीसीओएस की वजह से मेंसेस आने बंद हो गए। तो इन कंडीशन में मैं आपको फर्स्ट विजिट पे ही आपको डाइट समझाऊंगा, लाइफस्टाइल मेजर समझाऊंगा और आपके इवैल्यूएशन स्टार्ट कर दूंगा कि मैं ये मेडिकेशन स्टार्ट कर पाऊँगा। आपको काउंसिल करके हम फर्स्ट विजिट में ही मोस्टली ये डिसीजन ले लेंगे कि हमें एज सुन एज पॉसिबल ये स्टार्ट करना है, ताकि और आपके बॉडी ऑर्गन्स पे इफेक्ट ना हो। बट दूसरा सिनेरियो है कि पेशेंट वेट ज़्यादा है, BMI मोर देन 30 है, बट उसको कोई वेट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो उसमें ऑलवेज एक बेटर चॉइस रहता है कि आप पेशेंट को लाइफस्टाइल मेजर एटलीस्ट 3 months 4 months एक लाइफस्टाइल उसके हाइट के हिसाब से कैलोरीज दी जाए। और उसको 30 to 45 मिनट्स रेजिस्टेंस एंड कार्डियो दोनों का एक कॉम्बिनेशन एक फिजिकल रेजिमेंट पे रखा जाए। डाइट में ज़्यादातर लोग जो प्रॉब्लम जो फेस करते हैं कि डाइट में रिजल्ट नहीं आ रहा, तो डाइट में 1 महीने में एक बार विजिट डाइटिशियन से आपको रिजल्ट नहीं आएगा। आपको वीकली किसी से बात करना पड़ेगा, वीकली आप किसी से काउंसिल करेंगे तभी उसका कंप्लायंस रहेगा। और
ये 2 सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो है कि पेशेंट को ऑलरेडी मेडिकेशन चल रहा है, तो उसमें आपका डोज एडजस्टमेंट बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है। तो एक ये और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत लोग जो मेडिकेशन पे हैं वो एवरी मंथ डोज बढ़ाते हैं या एक मंथ के अंदर ही डोज बढ़ा रहे हैं, तो उसमें साइड इफेक्ट्स का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, वेट लॉस एक वेट गेन भी ग्रेजुअल हुआ है, वेट ओवर लॉस भी ग्रेजुअल है। ग्रेजुअली होगा, एंड ये आई कोई थिंक इमरजेंसी नहीं है। हाँ वेट लॉस करना ज़्यादा मुश्किल है वेट गेन हाँ, करने और से। बट सस्टेनेबल वेट लॉस हमेशा स्लो होगा। अगर अच्छा, आपने वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा डोजेज लिया तो डोज के साइड इफ़ेक्ट जो हमने डिस्कस किए वो जी, मल्टीप्लाई होके आ सकते हैं। ओके, आपको पैंक्रेटाइटिस का रिस्क बढ़ सकता है, ओके। अननेसेसरी मसल लॉस हो सकता है, तो उस पर आप प्रीडिस्पोज हो सकते हैं। डॉक्टर, मैं अपनी कॉन्वर्सेशन को थोड़ा मोड़ना चाहूँगी और मैं आपसे, क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, बहुत लोगों से हम भी मिलते हैं, आप भी मिलते हैं, तो कई ऐसे लोग होते हैं जिनको जेनेटिक डायबिटीज़ होती है, बचपन से ही डायबिटीज़ है, तो उन लोगों के लिए उन उसमें डायबिटीज़ होने में उनकी कोई गलती नहीं थी, उनके जीन्स ही वैसे थे, तो उन लोगों के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे, कैसा लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ का ऑब्वियसली एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, तो आप उन लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे एंड क्या उन लोगों के लिए ओज़ेम्पिक बना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डायबिटीज़ पेशेंट जिनको अर्ली डायबिटीज़ स्टार्ट हो गई है यंग एज पे, उन पेशेंट्स, उनके लिए ये मेडिसिन एक फर्स्ट लाइन मेडिकेशन है, क्योंकि ये आपको एक हेल्दी वेट अचीव करने में फास्टर रिजल्ट्स देगा। ओके, बट सबसे पहले फाउंडेशन इस मेडिकेशन का गुड डाइट और एक्सरसाइज ही रहेगा। अच्छा, आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि गुड डाइट और एक्सरसाइज आप स्टार्ट करिए, अच्छा, साथ में एक हेल्प कर देगा आपकी डाइट को कंट्रोल करने में। ओके, सो बहुत मैं अपने 2-3 पेशेंट्स का ही बताऊंगा। उनका HbA1c 8 पे मैंने उनको डायग्नोस किया। उनका वेट 120 to 130 kg था। ओके, अभी उनका तब मैंने थ्री ओरल मेडिकेशंस पे उनको डाला था। ओवर 5 months आफ्टर मुंजारो she had lost around 30 kgs. She had come down from 130 to 100 kgs, and her diabetes medications have been stopped. ओके, She is now only on tablet for uh, Ozempic. ओके, There is a tablet form also available. She is currently only taking that, and we are tapering that also. ओके, सो ऐसे पेशेंट्स, यंग पेशेंट जिसमें जस्ट डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है, उनमें ये बहुत ही फर्स्ट लाइन मेडिकेशन है, या जिनमें डायबिटीज़ से रिलेटेड PCOS हो रहा है उस वेट से रिलेटेड, तो उनमें बहुत ये अर्ली हमें इनिशिएट करना चाहिए। बट जिनको वेट रिलेटेड अभी कॉम्प्लिकेशन सेट नहीं हुई है, उन्हें लाइफस्टाइल मेजर्स ही फर्स्ट ट्राई करके देन इस पे मूव करना चाहिए। आपने पीसीओएस का नाम लिया और इनफैक्ट मैं आपसे ये बात करना भी चाह रही थी, क्योंकि पीसीओएस के ऊपर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, बट सही इंसान से, सही डॉक्टर से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। पीसीओएस जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इसके रीजंस क्या हैं, और अगर लोग उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, और जब पता चल जाए तो उसके बाद क्या स्टेप्स लेने चाहिए? PCOS या PMOS अब इसे बोल दिया गया है, तो इसका ये एक मैनिफेस्टेशन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो अगर आपके फैमिली में डायबिटीज़ चल रही है या आपके फैमिली में भी PCOD चल रहा है, तो ये इसका आपको होने का रिस्क मल्टीप्लाई हो जाता है। और इसका अगर आपका साथ में वेट गेन है या फिर आपको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा चल रहा है और कोई लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज हैं, तो होने के रिस्क ज़्यादा रहते हैं। तो प्रिडोमिनेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है, इंक्रीज वेट गेन है, ओबेसिटी है, ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं प्रिडोमिनेटली। और इसके मैनिफेस्टेशन रहते हैं कि मेंसेस लेट होना, मोर देन 30 days 45 days पे होना, एक्सेसिव फेशियल हेयर होना, या फिर एक्ने अनयूजुअल स्पॉट्स पे, फेस, बैक, टेस्टिस पे एक्ने स्टार्ट होना, ये कुछ कॉमन इसकी प्रेजेंटेशंस हैं। इसका ट्रीटमेंट इनिशियली सिम्टोमेटिक होता है, जिनको मेंसेस नहीं आता तो उनमें मेंसेस वाली मेडिकेशंस, जिनको हेयर प्रॉब्लम है तो हेयर के रिलेटेड हार्मोनल थेरेपी। बट बैकग्राउंड में इनको परमानेंट करने के लिए हमें वेट लॉस करना पड़ता है। तो एक मेरी पेशेंट हैं, फीमेल पेशेंट 20 years की हैं। इनिशियली फैमिली ने हार्मोनल थेरेपी पे, शी हैड सीवियर एक्ने, शी वाज ऑन आइसोट्रेटिनोइन, बहुत लोग कॉमनली यूज़ करते हैं। वो टैबलेट्स भी ले रही थी एक्ने के लिए, और बट स्टिल शी हैड स्कारिंग एक्ने। सो आई स्टार्टेड ऑन OC pills, द बर्थ कंट्रोल pills. सो उसका 3 months में एक्ने इट इम्प्रूव्ड अ लॉट, बट हर वेट was persistent, and she was still requiring hormonal therapy for her menses, and she was started on Mounjaro. After 20 kg weight loss, her menses have normalized without any medications. So बट this साथ is में the वो फिजिकल एक्टिविटी भी कर रही होंगी। everything is on the baseline of a good diet and exercise. हाँ, अगर डाइट एक्सरसाइज नहीं हुआ तो वो वापस आ जाएगा। जो आपका वेट लॉस हुआ है, इट विल रिटर्न बैक, क्योंकि आपने डाइट चेंज नहीं करा, वो वापस आ जाएगी। ओके, मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाह रही थी कि पीसीओएस अकेले एक बीमारी नहीं है, वो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आती है, तो वो कौन सी बीमारियां होती हैं और उनको ट्रीट करने का क्या
तरीका पीसीओएस है? पेशेंट्स में देखा गया है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। जो पीसीओडी पेशेंट्स कंसीव करते हैं उनमें प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ और फ्यूचर लाइफ में भी डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा रहता है। उनमें कार्डियक रिस्क ज़्यादा रहता है ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके, आगे जाके हार्ट कंडीशन थोड़ी सी नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा रहती हैं। ओके, और क्योंकि यूट्रस में आपकी रेगुलरली ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो यूट्रस सिकनेस बढ़ जाता है। ओके, तो ओल्ड एज में जाके यूट्राइन जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया बोलते हैं ओके, वो प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो ये ओके, कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं। और साथ में ओबेसिटी रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं वो सब इनमें ज़्यादा कॉमन रहती हैं ओके, पीसीओडी पेशेंट्स में। तो ये एक मल्टीफैक्टोरियल बीमारी है जो आप मल्टीफैक्टोरियली ही ट्रीट करेंगे। ओके, सिम्टम्स मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स के साथ में वेट लॉस भी टारगेट करना पड़ता है ओके। इसलिए। एंड मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि जैसे आपने कहा कि एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम किसी भी एक्सरसाइज को यहाँ पे नकार नहीं रहे हैं। योगा इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव एंड सो इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। बट अगर कोई इंसान जिसको पीसीओडी डायग्नोज हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी शुड दे गो फॉर? मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ब्रॉड कर दूंगा कि जी। वेट जिनका ओबीस पेशेंट्स हैं हाँ। साथ में जिनको पीसीओडी है और उनको क्या लाइफस्टाइल मेजर्स स्टार्ट करने चाहिए बिफोर मेडिकेशन और विद मेडिकेशन ऑल्सो। सबसे पहले तो जो आपका आइडियल बॉडी वेट है आप वो कैलकुलेट कर लीजिए। हाइट माइनस 100 एक रफ एस्टिमेट देता है। 20 टाइम्स द आइडियल बॉडी वेट इज़ द रफ कैलोरीज जिससे आपका वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, या फिर आपको 500 कैलोरीज आपके मेंटेनेंस कैलोरीज में से डिडक्ट करेंगे। ओके, वो कैलोरीज आपको लेनी है पर डे। ओके, फॉर अ 160 या 54 हाइट के एक लेडी के लिए 1200 टू 1400 कैलोरीज पर डे इनटेक पे आपका वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। प्लस 30 टू 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। अब फिजिकल एक्टिविटी में आपको कार्डियो ट्रेनिंग जिसमें आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है, आपकी जो कार्डियक जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती है, उसके 20 टू 30 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में आप जो भी आपके बैलेंसिंग मेन मसल ग्रुप्स हैं आपके बैक लेग्स जहाँ पे आपको वीकनेस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उनको स्टिमुलेट करना ज़रूरी है। अब लोग पूछते हैं सर मैं जिम क्यों जाऊँ, मैं लेडी हूँ, मेरे मसल साइज इंक्रीज हो जाएगा, मुझे मैस्कुलिनिटी टाइप फीचर्स आ जाएंगे। तो इसका एक बहुत सिंपल आंसर है कि फीमेल की बॉडी कभी भी विदाउट बनी ही नहीं है हाँ वैसे। हार्मोनल मिलियो ऐसा नहीं है कि आप इतना हाइपरट्रोफी कर लेंगी। तो आपको बेसिक एक्सरसाइज मसल एक्सरसाइज जिससे आपको मसल लॉस ना हो। ड्यूरिंग वेट लॉस आपको मसल लॉस ना हो, साथ में आपको मसल साइज प्रिजर्व करके रखना है। क्योंकि अगर आपने वेट लॉस करा, आपने 140 से 100 आ रहे हैं तो आपको स्किन लूज होकर आपको स्किन फ्लैबी हो जाएगी। लटकने स्किन फोल्ड्स आ जाएंगे और आपको स्किन में स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे। तो इस कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट को अवॉइड करने के लिए आपको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और विद एक्सरसाइज आपकी रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे। आप 200-300 कैलोरी डेफिसिट अगर एक्सरसाइज से लाएंगे तो आपका वेट लॉस मच फास्टर प्रोग्रेस करेगा मिनिमम डोज ऑफ ड्रग पे। नहीं तो आपको इन मेडिकेशंस में एवरी मंथ पेशेंट को लगता है कि उसकी एपेटाइट वापस आ रही है। क्योंकि ये क्योंकि प्रिडोमिनेंटली ब्रेन पे एक्ट करते हैं जी। तो विद लास्ट डोज यूजुअली एपेटाइट स्टार्ट्स रिटर्निंग बैक एंड देन वी हैव टू इंक्रीज द डोज। बट अगर आप उस पर विदाउट इंक्रीजिंग डोज या एक्सरसाइज से मेंटेन करें तो आप मिनिमम डोज पे मैक्सिमम रिजल्ट्स ऑब्टेन कर पाएंगे। मैं आपसे थायराइड के बारे में भी बात करना चाहती थी, क्योंकि अब आजकल बहुत लोग जिसको आप सुनते हैं उसको हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म की प्रॉब्लम है ही। तो थायराइडिज्म हाइपो या हाइपर है, ये कैसे डिटेक्ट होता है, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? थोड़ा सा हाँ इससे रिलेटेड आपने एक क्वेश्चन पूछा थायराइड से रिलेटेड। तो एक तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओजेम्पिक मैं बताना चाहूँगा कि थायराइड पेशेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं जिनका थायराइड ऑप्टिमाइज्ड है। अच्छा। हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड पेशेंट्स वो होते हैं जिनमें वेट लॉस हो रहा है, जिनको हाथ में ट्रेमर्स, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, हार्ट रेट ज़्यादा इंक्रीज होना, ये एक मेडिकल कंडीशन और डायग्नोज होकर स्टेबल होने के बाद ही ये कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा। यूजुअली ऐसे पेशेंट्स अंडरवेट होते हैं तो उनमें यूजुअली इस मेडिकेशन का रोल नहीं रहता। सेकंड पेशेंट्स हाइपोथायराइडिज्म, हाशिमोटो जिसे बोलते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा कॉमन थायराइड डिसऑर्डर है। उसमें ज़्यादातर लोग पेशेंट्स वेट गेनिंग नोटिस करते हैं। तो वो अगर आपका TSH नॉर्मलाइज्ड है, लेस देन 5 है, तो आप ये मेडिकेशन कंसिडर कर सकते हैं। तो थायराइड पेशेंट्स में जिनमें फैमिली में मेडुलरी थायराइड कैंसर है उसमें ये मेडिकेशन नहीं लेना। अच्छा। उसके लिए आपको फैमिली हिस्ट्री एक बार लेना पड़ता है, प्लस एक टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट, उसके थ्रू हम इसको रूल आउट कर लेते हैं। और डॉक्टर जितने थायराइड के पेशेंट्स हैं, मैं स्पेसिफिकली हाइपोथायराइड पेशेंट्स की बात कर रही हूँ, क्या उनको अपने मेडिकेशन को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है? हाँ डेफिनेटली। जैसे जो भी प्राइमरी हाइपोथायराइड पेशेंट्स होते हैं, जो डोज होती है वेट बेस्ड होती है।
तो अगर आपका वेट रिड्यूस हो रहा है इस मेडिकेशन को लेते हुए और आपने डोज कम नहीं करी, तो आपको हाइपर डोज ओवर डोज का सिम्टम्स आने चालू हो सकते हैं। तो एवरी 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में हमें थायराइड टेस्ट करके उसकी डोज हमें एडजस्ट करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू दैट वेट। ओके। एंड एक सवाल जो बहुत ही कॉमन है, हम सब लोगों ने ये नोटिस किया, एक तो पोल्यूशन कैन ऑल्सो बी अ फैक्टर एट्रीब्यूटिंग टू इट, कि ग्रे हेयर की प्रॉब्लम यंग पीपल में, मतलब 30 से 40 के बीच में भी काफ़ी देखी गई है। तो वो क्यों होती है, और प्लस उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? ग्रे हेयर काफ़ी मल्टीफैक्टोरियल रीज़न से होता है। जो प्रिडोमिनेंट रहते हैं हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं, विटामिन B12, विटामिन डी, बायोटिन डेफिशिएंसी से, ये बहुत ही कॉमन है हमारी पॉपुलेशन में। इसकी डेफिशिएंसीज आयरन की डेफिशिएंसी से हो सकता है। सेकेंडली वर्क स्ट्रेस से हो सकता है, इनएडिक्वेट स्लीप से हो सकता है। और कुछ लोगों में जेनेटिक होता है कि कुछ अर्ली एज में ही ग्रेइंग ऑफ वाइटनिंग ऑफ हेयर चालू हो गया, और रेयरली जेनेटिक सिंड्रोम्स भी होते हैं। तो ये काफ़ी स्पेक्ट्रम है, बट फर्स्ट स्टेप माइक्रोन्यूट्रिएंट रिप्लेसमेंट से रहता है और स्ट्रेस रिडक्शन से रहता है। ओके डॉक्टर, क्योंकि आपने हम मुझे काफ़ी इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन से बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं, बट चलते चलते मैं आपके साथ एक रैपिड फायर करना चाहूँगी, ताकि जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको 1 मिनट में समझ में आ जाए कि फैक्ट क्या है, और फिर वो पूरा पॉडकास्ट रेफर कर सकते हैं फॉर इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन। तो आप तैयार हैं? डेफिनेटली। जो भी सवाल होगा वो आप एक शब्द में, मिथ है या फैक्ट, आप उसको वैसे बताइएगा। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़, ओज़ेम्पिक इज़ अ मिरेकल वेट लॉस ड्रग? मिथ। जिम और डाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर ओज़ेम्पिक ले रहे हो? मिथ। जिसने ओज़ेम्पिक छोड़ दिया उसका वेट 100% वापस आ जाता है, कितना सच है ये? पार्शली ट्रू। ओज़ेम्पिक लेना सिर्फ फैट नहीं, मसल भी कम हो सकती है। शुड पीपल बी वरीड अबाउट इट? टोटली ट्रू। ओज़ेम्पिक फेस, ये इंटरनेट का बज़वर्ड है, एक्चुअल मेडिकल फिनोमेना? फैक्ट। क्या ओज़ेम्पिक एडिक्शन क्रिएट करता है? अगर किसी ने एक बार शुरू कर दिया तो क्या लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा? पार्शली ट्रू। सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स के ट्रांसफॉर्मेशंस देखकर लोग इंस्पायर होते हैं, क्योंकि इनकी जर्नी को कॉपी करना डेंजरस क्या हो सकता है? डेफिनेटली ट्रू। क्या नॉर्मल BMI वालों को, कोई इंसान जिसका नॉर्मल BMI है, उसका बीच बॉडी या वेडिंग के लिए ओज़ेम्पिक ले सकते हैं? मिथ। इंडिया में फेक ओज़ेम्पिक या ब्लैक मार्केट प्रोडक्ट्स की रिपोर्ट्स भी आ सकती हैं, इसका कितना बड़ा रिस्क है? ये फैक्ट है। अगर आपको एक कॉमन मिस्टेक बतानी हो जो ओज़ेम्पिक के साथ लोग करते हैं, तो वो क्या होगी? फ्यूचर प्लानिंग नहीं करनी कि आप मेडिकेशन के बाद डाइट कैसे फॉलो करेंगे। अगर आपने मेडिकेशन बंद करने के बाद अपने लाइफस्टाइल को सब्सटेंशियली चेंज नहीं किया, वैसे ही लाइफस्टाइल पे नहीं रहे, तो वेट रीगेन इज इवेंचुअल, इट विल हैपन, इट इज़ अ फैक्ट। सम पार्ट ऑफ वेट विल रीगेन, 2-3 kgs आएंगे। ओके। बट अगर आपका 2 kg पर मंथ से ज़्यादा रीगेन हो रहा है, जिस स्पीड से गया तो उससे ज़्यादा रीगेन हो रहा है, जी। तब हो सकता है आपको इस मेडिकेशन को कंटिन्यू लेना पड़े, कि आप खुद को, बॉडी को अडेप्ट नहीं कर पाए हैं, खुद को डाइट से नहीं समझ पाए हैं कि मेरे को कैसा मेंटेन करना है। तो ये मेरे पेशेंट्स में हमेशा जो भी डिस्कशन स्टार्ट होती है, मेरा 15 मिनट डाइट और एक्सरसाइज को लेके ही जाता है। आप उनको मतलब काउंसिल करते हैं? हाँ, मेरी फर्स्ट हमेशा स्टेप ऑफ इनिशिएशन यही रहता है कि उनको समझाना कि ये आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी को ऑल्टर करेगा, आपकी डाइट को ऑल्टर करेगा, बट ये जब तक आप मेडिसिन यूज़ कर रही हो तब तक रहेगा। अगर आपने इसको खुद से नहीं बदला आफ्टर स्टॉपिंग, तो ये सारा वेट रीगेन हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली ब्रेन हैज टू प्ले अ वेरी बिग रोल इन इट। हाँ, ये एक ऑन ऑफ सिग्नल है। आपने एपेटाइट ऑफ कर दिया तब तक सब चीज़ सही है, आप इंजेक्शन पे वेट लूज कर लेंगे। अच्छा। अब एक बार इंजेक्शन गया, आपका सिग्नल वापस आ जाएगा एपेटाइट का, तो वेट भी वापस आएगा। जैसे आपने कहा था कि हर एक क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे, तो मेरा पहला सवाल आपसे रैपिड फायर में ये था कि ओज़ेम्पिक क्या मिरेकल ड्रग है? ओज़ेम्पिक एक एड ऑन है, जो पैकेज इंसर्ट करता है। इट इज़ एन एडजंक्ट टू अ गुड डाइट एंड एक्सरसाइज। सो एक साइंटिफिक डाइट और एक्सरसाइज को एक ये एम्पलीफाई कर सकता है, ऑगमेंट कर सकता है। ओके। माय सेकंड क्वेश्चन टू यू वाज कि अगर हमने ओज़ेम्पिक ले लिया तो जिम की ज़रूरत नहीं है? ये फर्स्ट क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। अनलेस आपको अगर आपने मेडिसिन के साथ एक्सरसाइज नहीं करी, तो आपको कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट हो जाएगी, उसके अवॉइड करने के लिए एक्सरसाइज मैंडेटरी। लोग इन्फ्लुएंसर्स की लाइफस्टाइल को देख के ओज़ेम्पिक लेते हैं, क्या ये करना सही है? आपको मेडिकल सुपरविजन में इंडिकेटेड हो तभी ये मेडिकेशन यूज़ करनी चाहिए। और एक जहाँ तक सब लोग का वेट आइडियल नहीं रीच कर सकते, जिस पे आपको मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आनी बंद हो जाएं, आपको सारे जो भी मेडिकल इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं,
उस उतना हमारे लिए सफाइस करता है। उसके बाद हम लाइफस्टाइल से भी वेट लॉस कंटिन्यू रख सकते हैं। किसी को अगर बीच बॉडी चाहिए कि 2 महीने में वेकेशन पे जाना है, या किसी की 6 महीने बाद शादी है, उनको ओज़ेम्पिक आप रिकमेंड करेंगे? ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। आपने टेम्परेरी लिया तो रिजल्ट भी टेम्परेरी रहेगा, और ये नॉर्मल BMI पे इंडिकेटेड नहीं है। डॉक्टर, आप ऐसा कोई मैसेज जो हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे कि जो आप डे टू डे पेशेंट्स के साथ फेस करते हैं और आप चाहते हैं कि हमारे पॉडकास्ट के थ्रू लोगों के पास पहुँचे, आप वो क्या मैसेज देना चाहेंगे रिलेटेड टू ओज़ेम्पिक एंड रिलेटेड टू लाइफस्टाइल चेंजेस? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये कोई मेडिकल ड्रग्स नहीं है। आपने बहुत ही सही चीज़ बोली। ये एक हेल्पफुल टूल है जो आपको डाइट को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो 70% रोल हमारी डाइट का है। सबसे पहले हमें डाइट इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है कि मेरी डाइट में कहाँ पे कैलोरीज एक्स्ट्रा जा रही हैं। तो उसको आपने रिकॉग्नाइज कर लिया तो आधा बैटल आपका। वैसे ही आप जीत गए। हाँ, तो आपने एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया, आप 3 मंथ्स 2 मंथ्स अपना एक डाइट रिव्यू किसी डाइटिशियन के कंसल्टेशन में कर सकते हो। और साथ में अगर उसके बाद नहीं रिजल्ट्स आ रहे, रिजल्ट्स प्लेटो हो जा रहे हैं, तब ये मेडिकेशन एक अच्छा एड ऑन टूल है जो आपको अपनी वेट लॉस जर्नी में हेल्प करेगा। बट विदाउट डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस ये मेडिकेशन लास्टिंग रिजल्ट्स नहीं दे सकता। और आपको, आपने जैसे बोला, ये योर बॉडी विल बिकम यूज टू इट। यू विल बिकम डिपेंडेंट फॉर मेंटेनिंग अ गुड वेट। विदाउट दैट योर एपेटाइट विल बी मोर देन नॉर्मल। और उसको आप, जैसे ये रैपिड फायर में भी क्वेश्चन था कि लाइफ लॉन्ग आप नहीं ले सकते हैं। किसी भी चीज़ आइडियली नहीं ले सकते। डायबिटिक पेशेंट्स में मेडिसिन है तो आप उसमें दे सकते हैं, बट नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में आप कब तक देंगे? कोई लाइफ लॉन्ग इंजेक्शन नहीं लगाना चाहेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं सब पेशेंट्स को स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ कि आपको लाइफस्टाइल चेंज लाना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको स्टार्ट करने का लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है। लास्टली डॉक्टर, क्योंकि आप कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज कर देते हैं, मेरे दिमाग में सवाल आ जाता है, तो मेरे दिमाग में आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि वेट प्लेट्यू होता है, वो आई थिंक जो लोग वर्कआउट करते हैं वो भी समझ रहे हैं इस चीज़ को कि एक सर्टेन वेट पे आके वेट आपका घटता नहीं है ना ही बढ़ता है। उसके बारे में आप थोड़ा सा अगर ये समझा बहुत ही कॉमन सिचुएशन है, मैं भी फेस करता हूँ, बहुत लोग फेस करते हैं। जब भी आप वेट लॉस कर रहे होते हो तो बॉडी में आपकी हंगर सिग्नल, जो हंगर हार्मोन्स होते हैं, वो रेज हो जाते हैं, बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो आप कैलोरीज कम बर्न कर रहे हैं, आपकी भूख बढ़ जाती है, भूख बढ़ जाती है। इनटेक ना भी हो तो भूख बढ़ जाती है। तो एक पॉइंट पे आके आपका वेट प्लेटू हो जाएगा। तो जैसे 2 महीने 3 महीने, कुछ लोगों का 4 महीने, अगर ऐसा आप सिचुएशन फेस करें और अभी भी अनहेल्दी वेट में है, तो एक ये अच्छा एड ऑन है, एक बेसिक हम शॉर्ट क्रिस्प समझें। अगर कोई लोग वेट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे हैं तो पहले भी ले सकते हैं। बट सब पेशेंट्स में ब्लैंकेट स्टेटमेंट है, गुड डाइट एंड एक्सरसाइज इज अ फाउंडेशन बिल्डिंग स्टोन फॉर अ गुड थेरेपी विद GLP। डॉक्टर गोयल, आज आपने काफ़ी सारे मिथ बस्ट किए हैं और काफ़ी सारे फैक्ट्स एक्सप्लेन किए हैं। आई एम श्योर ये जो पॉडकास्ट है वो बहुत लोगों तक पहुंचेगा और बहुत लोगों को आपकी इस बातचीत से, आपके समझाने से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी पॉजिटिव चेंज आएंगे उनकी लाइफ में। सो डॉक्टर गोयल, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग अ वैल्यूएबल टाइम एंड जॉइनिंग अस टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। वेलकम दीक्षा, थैंक यू। आई एम वेरी grateful to be a part of this podcast. I think I have told most of the things in a good fashion, and I hope it helps patients who are searching for this medication and trying to get information in a unbiased manner. आई होप व्यूअर्स ये बात समझें कि ये पूरा पॉडकास्ट फैक्ट बेस्ड है, तो आप इधर उधर ना जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी कॉन्वर्सेशन होती है वो फैक्ट बेस्ड और ऑथेंटिक लोगों के साथ ही होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर गोयल।